साथियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन राजेंद्र आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो जुड़ा हुआ है एक तुलनात्मक अध्ययन से। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आपसे एक कंपैरेटिव स्टडी के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि अब तक की पिछली तमाम कक्षाओं में मैंने आपसे दिल्ली सल्तनत के उन शासकों के बारे में बात की थी जो अपने आप को तुर्क कहते थे और जिसका संबंध किसी न किसी रूप से तुर्कों की किसी न किसी प्रजाति से था। जैसे कि इल्तुतमिश, इसने अपने आप को इल्बारी तुर्क कहा। इसके अलावा बलबन ने खुद को पवित्र किस्मों का तुर्क बताया और ईरान के पौराणिक वीर अफरासियाब से अपना संबंध जोड़ा। ममलूक सुल्तानों ने किसी न किसी रूप से अपनी पवित्रता और तुर्की नस्ल की महत्वपूर्णता की तरफ संकेत किया। तो विद्यार्थियों, यह पूरा का पूरा कालखंड जो विशेष रूप से तुर्की सुल्तानों का था, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले इल्बारी तुर्कों को देखा। इसके अलावा बलबन के रूप में हमने उन तुर्कों को देखा जो ईरान के पौराणिक वीर अफरासियाब से अपने आप को जोड़ते थे। सुल्तान इल्तुतमिश के समय में हमने 40 चहलगानी तुर्कों को देखा जो अपने आप को पवित्र किस्म का तुर्क मानते थे। इसके अलावा इस दौर में मैंने आपसे बात की खलजी तुर्कों के बारे में। यद्यपि खलजियों के आचार, विचार और व्यवहार लंबे समय तक अफगानिस्तान में हेलमंड नदी की घाटी में अफगानों के साथ रहने के कारण काफ़ी हद तक अफगानों जैसे हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद वे तुर्क थे। इसके अलावा मैंने आपसे बात की स्पेशली तुगलक सुल्तानों के बारे में जो करोना तुर्क थे। तो विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे तुर्की सुल्तानों के बारे में बात की, लेकिन साथ ही साथ अब मैं आपसे बात करूंगा अफगान सुल्तानों के बारे में। और अफगान सुल्तानों के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक विशेष और दिलचस्प मुद्दे पर बात करना चाहूँगा, और वो मुद्दा है राजत्व सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द किंगशिप। विद्यार्थियों, आपके दिलो दिमाग में ये प्रश्न पैदा होना चाहिए कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी राजत्व का सिद्धांत क्या है, यह किस प्रकार से काम करता है और सल्तनत और राज्य कार्य के संचालन में यह अवधारणा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, राजत्व का सिद्धांत जुड़ा हुआ है राजा की वैधानिकता से। यह सिद्धांत जुड़ा हुआ है राजा की ताकत से। विद्यार्थियों, जब हम तुर्कों के राजत्व सिद्धांत की बात करते हैं तो इसके साथ साथ प्रश्न आता है इसके अंदर इनकी दैवीय उत्पत्ति का प्रश्न। तुर्कों का राजत्व सिद्धांत काफ़ी हद तक प्राचीन हिंदू राजत्व सिद्धांत से मिलता जुलता था। मैं विद्यार्थियों कह रहा हूँ मिलता जुलता था, पूरा नहीं था। जहाँ प्राचीन हिंदू राजाओं ने अपने आप में देवत्व देखा, अपनी उत्पत्ति को देवताओं से जोड़ा, वही दिल्ली सुल्तानों ने भी सुल्तान को दैवीय प्रतिनिधि माना। बलबन का कहना था कि हर कोई व्यक्ति सुल्तान नहीं बन सकता, सुल्तान वही व्यक्ति बन सकता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो। और वो कहता था कि मैं किसी जहर के प्याले अथवा किसी हत्यारे के छुरे से सुल्तान नहीं बना हूँ, बल्कि मैं इसलिए बना हूँ कि खुदा ऐसा चाहता है। तो वो खुद को नियाबत खुदा ही कहता था। तो इल्तुतमिश, ऐबक और बाकी जितने भी ममलूक सुल्तान थे, तुर्की सुल्तान थे, इन्होंने अपने आप को दैवीय उत्पत्ति से जोड़ा। यद्यपि खलजी इस बारे में थोड़े अलग थे।
खलजियों ने अपने राज्य की वैधानिकता को सिद्ध करने के लिए किसी दैवीय उत्पत्ति का सहारा नहीं लिया, और अलाउद्दीन जैसों ने तो कहा कि आई एम द स्टेट, मैं ही कानून और कोई भी चीज़ कानून इसलिए कि मैं चाहता हूँ। तो इतना एक प्रकार की यह वैचारिक अवधारणा है जो तुर्कों के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की बात करती है। तुर्की राजत्व सिद्धांत को दैवीय राजतंत्र की अवधारणा से जोड़ती है, और इसी अवधारणा के कारण दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक तुर्क सुल्तान अपनी प्रजा पर और अपने सरदारों पर पूरी तरीके से हुकूमत कर पाए। इसी बात को आधार बनाकर उन्होंने अपने सरदारों और अपनी जनता के मन के अंदर ये बात कूट कूट कर भर दी कि सुल्तान का स्थान उनसे काफ़ी ऊपर है, वे सुल्तान के साथ बराबरी नहीं कर सकते। और बलबन जैसे सुल्तान ने तो अपने दरबार के अंदर किसी भी सरदार के बैठने पर रोक लगा दी थी, उसके दरबार में किसी को हंसने की इजाज़त नहीं थी। तो यह एक इस प्रकार का शक्तिशाली दैवीय राजतंत्र का सिद्धांत था जो तुर्कों के राजत्व की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। जब सुल्तान अलाउद्दीन खलजी बयाना के काजी मौलाना मुगीसुद्दीन के साथ वार्ता करता है और उस वार्ता में से उन बातों को जो खुद उसके लिए अनुकूल थे उनको स्वीकार करता है, तो यह एक प्रकार का संदेश था कि सुल्तान के ऊपर कुछ नहीं, नोबडी कैन कंपेयर द सुल्तान, सुल्तान के साथ कोई तुलना नहीं कर सकता, सुल्तान के साथ कोई बराबरी का दावा नहीं कर सकता। क्योंकि विद्यार्थियों, मैं आपको पूरी तरीके से काफ़ी गहन जानकारी दे चुका हूँ तुर्की सुल्तानों के बारे में, खलजियों के बारे में, इलबारियों के बारे में, ममलूकों के बारे में, करोना तुर्कों के बारे में। और चूंकि अब हम फिरोज तुगलक को हमने पढ़ लिया है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि तुगलक सत्ता का तेजी के साथ पतन हो रहा है, और उसके बाद में हम शेदों को देखते हैं और लोदियों को देखते हैं। और विशेष रूप से लोदियों का 75 साल का शासन दिल्ली सल्तनत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बहलोल लोदी के नेतृत्व में जिस अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई विद्यार्थियों, वह दिल्ली का पहला अफगान एम्पायर था। और इसी कारण मैं अफगानों के बारे में आपको पूरी जानकारी दूं, इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा अफगानों के राजत्व सिद्धांत के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपसे कंपेयर कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ इसकी तुर्कों के राजत्व सिद्धांत से। तो मैंने आपको ये बताया कि तुर्कों का राजत्व सिद्धांत जहाँ राजा की दैवीय उत्पत्ति पर आधारित था, वही अफगानों का राजस्व सिद्धांत था वो किसी भी प्रकार की दैवीय अवधारणा पर नहीं टिका हुआ था। वे किसी भी प्रकार की दैवीय राजतंत्र की अवधारणा में विश्वास नहीं करते थे, और अफगानों का ये कहना था कि हमने सुल्तान को सुल्तान इसलिए स्वीकार नहीं किया है कि वह किसी देवी देवता से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है, बल्कि वह हम में से वरिष्ठ है, हम में से सीनियर है, ही सीनियर अमोंग अस, हम में से केवल सीनियर है, इसलिए वह हमारा सुल्तान है। बाकी सभी एक साथ बराबरी का दर्जा, उनका यह कहना था कि सुल्तान उनमें से अपने में से ही है। इसीलिए बहलोल लोदी का जब हम शासन का प्रारंभ देखते तो हम ये देखते हैं कि खुद बहलोल अपने आप को मसनद आली कहता था। वह अपने सरदारों के साथ एक ही मसनद के ऊपर, एक ही चादर के ऊपर बैठा करता था। सुल्तान का खुद का कोई घोड़ा नहीं था, उसकी सवारी के लिए घोड़ा उसके सरदार के घर से आता था। सुल्तान का खुद का भोजन नहीं बनता था, बल्कि सरदार के यहाँ से उसका भोजन बनने आता था, और उसके दरबार में सभी लोग बैठा करते थे और सभी को पूरा सम्मान और इज्जत थी। तो ये अफगानों का एक ऐसा राजत्व सिद्धांत था जो समानता की अवधारणा पर टिका हुआ था। और फरिश्ता अपने विवरण में लिखता है कि सुल्तान बहलोल कहता है कि मैं इसी बात में प्रसन्न हूँ कि राज्य के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और जब बहलोल की हुकूमत कायम हुई तो उससे पहले तक हमें देख रहे कि सैयदों के समय तक सिंध में, मुल्तान में, पंजाब और यूपी के कुछ एरिया के अंदर अफगान सरदार अपनी सत्ताएं जमा चुके थे और बहलोल को उनका समर्थन था। इसीलिए बहलोल ने उनको समानता का दर्जा दिया
और बेसिकली अफगानों का जो राजत्व सिद्धांत है वह किसी भी प्रकार की वरिष्ठता की बात, किसी भी प्रकार की दैवीय उत्पत्ति की बात को स्वीकार नहीं करता है। तो हम लोदी वंश के इतिहास में तीनों सुल्तानों का, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, हम इन तीनों के समय में अफगान राजत्व सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि राजत्व सिद्धांत के अंदर जहाँ कुछ परिवर्तन आ रहे हैं तो वो परिवर्तन उस सिद्धांत के कारण नहीं, बल्कि सुल्तान की ताकत में बढ़ोतरी या कमी, उसके कारण वो परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन मूल रूप से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि अफगानों का राजत्व सिद्धांत क्या था, जो समानता पर टिका हुआ था, और तुर्कों का राजत्व सिद्धांत था वह दैवीय अवधारणा के ऊपर टिका हुआ था। तो विद्यार्थियों, ये चूंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था तो मैंने इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाने की कोशिश की। लेकिन विस्तार में जब हम इससे आगे देखेंगे, लोदियों को जब हम गंभीरता के साथ समझेंगे, और इसके साथ ही तुर्कों का जो दैवीय राजतंत्र का सिद्धांत था, मैंने आपको बहलोल, अलाउद्दीन, मैंने आपको बलबन, अलाउद्दीन, इल्तुतमिश, तुर्कान चहलगानी, इन सभी बातों को करते हुए मैंने आपसे गंभीरता से विवेचन किया था। तो अमूमन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, न केवल परीक्षा की दृष्टि से, यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से, बल्कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं विद्यार्थियों कि मेरा अध्ययन केवल और केवल आपकी परीक्षाओं के लिए नहीं है, बल्कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कामयाब हो सके, इस दृष्टि से मैं अपनी क्लासें तैयार कर रहा हूँ। और यदि आप मेरे से बेशक बात करना चाहें, आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर आपकी कोई भी शंका हो, कोई भी समाधान हो, मैं आपकी हर समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर हूँ। विद्यार्थियों, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि हम गुरु हैं, हम पेड़ के ऊपर टंगे हुए आम हैं जिनमें रस भरा हुआ है, और यदि हमसे रस आपको चाहिए तो आप हमें पत्थर मारिए, यानी आप हमें पूछिए, आप हमसे जानने की कोशिश कीजिए। एक शिक्षक अपने जिज्ञासु विद्यार्थी का हमेशा सम्मान करता है, और एक शिक्षक की परिपूर्णता इसी बात में है कि उसके पास कितने विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा के शमन के लिए आते हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा। जय भारत, जय हिंद।